स्त्री का रक्तमांस। बहुत दिनों से एक बोट एक्सकर्शन की बात चल रही थी। शादी के बाद से ही लगभग 2 साल बीत गए, पर नौका विहार आज तक न हो सका। बात पहले अजीत ने छेड़ी थी। लीला को कोई विशेष शौक न था, पर शादी से पहले के और भी कई संकल्पों और सपनों की तरह उसने इसे भी जाने दिया। इस लीला को लेकर बोट एक्सकर्शन पर जाकर होगा भी क्या? लीला बोली, आज ही चलो। अजीत ने कहा, जाने में क्या आपत्ति है, पर रमेश काका ने कहा है कि आजकल नाव का किराया बहुत बढ़ गया है। आखिर पूजा का समय है ना। अजीत ने एक चुटकी नसवार ली। पूजा बीत गई और उसके बाद 6 महीने और निकल गए। वैशाख के मध्य में एक दिन लीला बोली, कितनी सुंदर चांदनी खिली है, चलो कल मंदार डांगा की नहर की सैर कराते हैं। मंदार डांगा क्या है और उसकी नहर कैसी है? लीला ने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा था, बस सुना था। शादी से पहले मेरठ कैंटोनमेंट से अजीत जो उसे पत्र लिखता था, उनमें वैवाहिक रोमांच और सेहरन की न जाने कितनी बातें होती थी कि मंदार डांगा की नहर में नाव पर सवार होकर मीलों तक चांदनी रातों में बहते हुए बड़ी नदी के मुहाने तक जाना है। लीला को झांसा देने का अजीत का कोई इरादा न था। विवाह में कितना मोह होता है और शादी के बाद जिंदगी कितनी जादुई हो जाती है। मेरठ कैंटोनमेंट में एक नीरस टेम्परेरी नौकरी की चप्पू चलाते हुए अजीत जैसे ये सोचकर भी खत्म नहीं कर पा रहा था। तब उसने लीला को बहुत कुछ लिखा था। आज उन बातों को सोचो तो सब बेमानी लगता है, बहुत दुख होता है। उसने लिखा था कि वह वधू को फ्रांसीसी उपन्यासों का अनुवाद सुनाएगा, उसे फ्रांसीसी रियलिज्म और अश्लीलता की पराकाष्ठा से भर देगा। पर वह लीला, जो बांग्ला के जासूसी उपन्यासों के अलावा कुछ समझ ही न सकी, जीवन भी कैसा अजीब मजाक है। 2-4 बांग्ला मासिक पत्रिकाएं लीला मंगाती है, उन्हीं की कहानियां पढ़ती है, पढ़कर भूल जाती है और फिर पढ़ती है। किसी भी साधारण पढ़ी लिखी वधू की तरह वो छोटी छोटी चीजों में खुश है। गहने चाहती है और सलीकेदार साड़ियां पसंद करती है, बहुत महंगी नहीं, बस घर की शोभा बढ़ाना चाहती है। लीला के साथ किसी भी बंगाली पति का जीवन बहुत अच्छा कट जाता, पर अजीत को ये लड़की नमक और मसाले के बिना उबले हुए शलगम जैसी लगती है। इससे अच्छा तो किसी एंग्लो इंडियन मेम से शादी कर लेता। रात बहुत बीत चुकी है। कामिनी की झाड़ियों के पास पति पत्नी के शयन कक्ष की खिड़की है। पत्तों के बीच से छनकर आती चांदनी ने अजीत के बिस्तर को भर दिया है। हवा चल रही है पर गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। अजीत ने मच्छरदानी हटा दी। लीला पति को पंखा झल रही थी। अजीत बोला, रहने दो। क्यों? काफी देर से कर रही हो, क्या हाथ में दर्द नहीं होता? लीला ने पंखा तकिए के पास रख दिया। बोली, उठकर बैठो तो अच्छा है। अजीत बोला, नींद नहीं आ रही, लेटो, मैं हवा करती हूं। नहीं तो फिर क्या करोगे? थोड़ा मैदान में घूम आता हूं, अच्छी हवा चल रही है। और मैं? अजीत 1-2 मिनट तक झाड़ियों की ओर देखता रहा और बोला, जाता हूं। मैं क्या करूंगी? यहां अकेली लेटी रहूंगी। ठीक है, मेरे साथ चलो। मैदान में? अजीत ने सिर हिलाया। चलना है तो उठो। लीला बोली, पागलपन और किसे कहते हैं? आधी रात को पत्नी को लेकर मैदानों में भटकना, किसी भूत की तरह। अजीत बोला, तो फिर तुम नहीं जाओगी? और तुम ही क्यों जाओगे? लीला ने अजीत के कपड़े का कोना कसकर पकड़ लिया। बोली, इससे अच्छा है कि लेटो, मैं हवा कर रही हूं। अजीत लेट गया। लीला उठकर बैठ गई। अजीत बोला, उठ गई। लीला बैठकर हवा करना चाहती है ताकि पति को अच्छी हवा लगे। अजीत ने करवट लेकर 1-2 मिनट सोने की कोशिश की, पर जीवन में इतने विलास के बीच सोने की उसे आदत नहीं है। खटमलों वाले बिस्तर पर, तेलकट फटी मच्छरदानी के भीतर तपती रातों में उसने साल दर साल कितनी रातें बेधड़क नींद ली है। ऐसी हवादार रातें तब कहाँ थी? और अगर होती भी तो खिड़की में सलाखें ना होने के कारण चोरों के डर से मां और दीदी सब बंद कर देती थी। फिर उस उमस में वे रात भर चैन से सोते थे। पंखा भी अक्सर पैरों के पास पड़ा रहता था। शायद तब जीवन में शांति और तृप्ति अधिक थी। अजीत ने करवट बदली। लीला बोली, कष्ट हो रहा है? अजीत कुछ नहीं बोला। लीला बोली,
सिर पर वही फूलों वाला तेल और थोड़ा पानी डालकर पोंछ दूं। मिर्गी का रोग अजीत के खानदान में किसी को नहीं था। ये जल और तेल का नुस्खा लीला ने कहां से सीखा और दुनिया के किस सिर के लिए ये सही है, अजीत सोच ही नहीं पाया। शायद किसी हल्के उपन्यास की दुनिया से लीला ने ये सब सीखा है। अजीत बोला, जरा पंखा देना। क्यों? अब जरूरत नहीं है, खिड़की से काफी हवा आ रही है, पंखा हटाकर रख दो। अजीत बोला, खिड़की से हवा के कैसे झोंके आ रहे हैं। लीला बोली, तुम पहले सो जाओ, तब तक क्या बैठी बैठी हवा करोगी? करूंगी, तुम्हें उससे क्या। बाहर की हवा थम गई है, भीतर लीला भी ऊँघ रही है। रह रहकर उसका पंखा अजीत से टकरा रहा है। मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। फिर एक समय लीला का पंखा बंद हो गया। अजीत ने देखा कि दीवार के सहारे लीला ढहकर सो गई है। हाथ ढीला पड़ गया है और पंखा उसमें दबा है। अजीत ने धीरे से पंखा उठा लिया, बड़ी सावधानी से हवा की और मच्छरदानी गिरा दी। फिर बाकी रात उसने खुद को हवा की और लीला को भी दी। मच्छरदानी के भीतर उमस नहीं जमी। वो लड़की भोर तक चैन से सो सकी। अजीत भोर में सोया। नारियल जैसी सुर्ख आंखें खोलकर पीछे मुड़ते ही देखा कि लीला खड़ी है और उसे झकझोर रही है। अजीत नींद में डूबा हुआ करवट लेकर रह गया। अभी तक सो रहे हो? 8 बज चुके हैं, बजने दो। अजीत फिर से करवट लेकर लगभग सो ही चुका था। लीला ने 2-4 बार जोर से धक्का देकर कहा, चाय लाई हूं। अजीत ने भारी आवाज में कहा, यही बिस्तर पर रख दो, ठंडी हो जाएगी। नहीं, ठंडी नहीं होगी। अजीत जब उठा तो चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन चाय के लिए उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लीला उसके मन मुताबिक कुछ नहीं कर पाती। हर लिहाज से आज का ये प्याला बिल्कुल बेकार है। चाय फेंककर अजीत बैठा रहा। दोबारा फरमाइश करने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। लीला बोली, पीली चाय, अब घूमना भी तो एक बात है। वो बहुत उत्साहित होकर बोली, आज नाव की सैर पर चलेंगे। लेकिन अजीत बोला, अच्छी नाव जुटाना बड़ा मुश्किल है। लीला ने पूछा, बजरा तो मिल जाएगा ना? बजरा? अजीत ने उदासी में एक ठंडी सांस ली। जरूर मिलेगा, मंदार डांगा के मैदान में बहुत से बजरे रहते हैं। बजरे की क्या जरूरत, मैं और तुम ही तो हैं। तो क्या किसी मछुआरे की छोटी नाव में जाएंगे? नहीं, छोटी नाव में कौन जा रहा है? अभी उस दिन तो कह रहे थे कि नवकिशोर बाबू की नाव मिल जाएगी। नवकिशोर? अजीत जैसे अचानक सब भूल गया। वही खसमहल के डिप्टी। ओ, अजीत ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, वे तो मफस्सिल चले गए हैं। मफस्सिल में कहां? मैना दीघी के टापू पर। कब लौटेंगे? अभी बहुत देर है। तो फिर उनके रहते क्यों नहीं गए? अजीत बोला, वे बड़े लोग हैं, उनके पास कौन खुशामद करने जाएगा? उससे अच्छा तो। लेकिन कहां, इतने दिनों में भी तो कुछ नहीं कर पाए। घाट पर ढेरों नावें खड़ी हैं, किराया देकर ले लेनी चाहिए। अजीत कर नहीं पा रहा था। 2 साल के भीतर वह नाव के घाट की तरफ गया ही नहीं। जाकर होगा भी क्या? लीला को साथ लेकर बोटा एक्सकर्शन? सोचते ही दिल में एक जड़ता आ जाती है। लीला बोली, एक 20 मल्लाहों वाली नाव भी चलेगी। लेकिन मैं बजरे की बात क्यों कर रही थी जानते हो? लीला ने अजीत से ये बात कई बार कही है और आज फिर बोली, हम तो सिर्फ तुम और मैं ही होंगे। इतनी बड़ी नदी, मंदार डांगा की नहर, चाहे बारिश की रात हो या निखरी हुई चांदनी। लीला रुकी, फिर बोली, लेकिन फिर भी बजरे के बिना मन नहीं भरता, जैसे पुराने जमाने में रानियां अपने पतियों के साथ जाती थी। थोड़ा रुककर उसने सुधार किया, खैर रानियों की बात छोड़ो, ऊंचे घरानों की औरतें अपने पतियों के साथ। लीला चुप हो गई और फिर बोली, आज भी तो लोग नाव की सैर करते हैं, है ना? वे बजरे में ही करते हैं। क्यों जानते हो? बजरा शब्द में सदियों का प्यार, दुलार और सुख समाया हुआ है। नाम सुनते ही दिल के भीतर। थोड़ा रुककर लीला बोली, हमेशा कोलकाता में रही हूं, लेकिन जब भी गंगा के किनारे जाती थी और उन बड़े छप्पर वाली नावों को देखती थी तो दिल में एक उमंग जागती थी। कभी कभी किसी नई दुल्हन को देखती और उसके पति को, तो सोचती थी कि इनकी किस्मत में कितना सुख और साध है। सोचती थी अगर मैं शादी करूंगी। अजीत ने टोक दिया, बजरा नहीं मिलेगा। लीला बोली, थोड़ा ढूंढ कर देखो न प्लीज, किराया बहुत मांगेंगे। मांगने दो,
एक ही दिन की तो बात है। फिर बोली, अगर अमीर होते तो रोज जाते, अमावस्या पर नजारा कुछ और होता और चांदनी में कुछ और, है ना? अजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। लीला बोली, मेरे बक्से में थोड़ा सोना है, उसे बेचकर। कहा, दिखाओ कैसा सोना है। सोने के एक लॉकेट का हिस्सा अजीत के हाथ में थमाते हुए उसने कहा, कोई अच्छा सा बजरा देखना, जिसमें खिड़कियां हो ताकि रोशनी और हवा आ सके, और बाहर का सब कुछ साफ दिखाई दे, और छप्पर मजबूत होना चाहिए। अजीत बोला, फरमाइशें तो बहुत है, लेकिन आज कुछ नहीं होने वाला। क्यों? 2-4 दिन देखना होगा, घूमना होगा, तब कहीं जाकर अच्छा बजरा क्या आसानी से मिलता है? लीला थोड़ा आश्वस्त होकर बोली, ठीक है, लेकिन पूर्णिमा से पहले सब जुगाड़ कर लेना होगा। पूर्णिमा बीत गई, अमावस्या बीत गई, लेकिन फिर भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। काफी रात गए अजीत घर लौटा तो लीला ने पूछा, कहाँ थे? अजीत ने कहा, कुछ खाने को है क्या? दे दो। खाना खाने के बाद लीला ने पूछा, इतनी रात को बत्ती क्यों जला रहे हो फिर से? पढ़ूंगा, अभी तो बहुत रात हो गई है। अजीत ने कोई उत्तर नहीं दिया। टेबल लैंप जलाकर कुर्सी खींची और एक किताब लेकर बैठ गया। बिस्तर से लीला ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो? नहीं समझोगी, अंग्रेजी है। अजीत खामोश रहा। लीला बोली, अंग्रेजी उपन्यास मैंने भी पढ़े हैं। अजीत ने थोड़ा मजाक में गर्दन घुमाकर पूछा, सच में? पति के लहजे का व्यंग्य लीला समझ नहीं पाई और बोली, विकार ऑफ वेकफील्ड, स्विस फैमिली रॉबिन्सन, रॉबिन्सन क्रूसो। अजीत ठहाका मारकर हंस पड़ा। लीला थोड़ा आहत होकर चुप हो गई। अजीत किताब के पन्नों में खो गया। लीला मुंह में एक साबुत सुपारी दबाकर गाल फुलाए सोचने लगी कि उसने और कौन से अंग्रेजी उपन्यास पढ़े हैं। और पति हंसा क्यों? ये तो सच है कि अजीत के मुकाबले उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन क्या इतना हंसकर मजाक उड़ाना जरूरी था? अजीत से पूछा, पान नहीं खाओगे? नहीं। सुपारी? नहीं। लीला कुछ देर के लिए फिर चुप हो गई। अजीत पढ़ रहा है। क्या लीला किसी ऐसी अंग्रेजी किताब का नाम नहीं ले सकती जिसे सुनकर अजीत उसकी तारीफ करे? लीला ने बहुत गहराई से सोचा। उसे किसी किताब का नाम याद नहीं आ रहा था। अजीत पूरी तरह डूबकर पढ़ रहा था। लीला ने पूछा, संसार में तुम्हारे लिए इन किताबों के अलावा और कुछ नहीं है क्या? अजीत के कान तक यह बात पहुंची या नहीं, संदेह था। थोड़ा जोर से, सुन रहे हो? अजीत बोला, क्या? संसार में तुम्हारी किताबों के अलावा और कुछ नहीं है क्या? कहकर लीला खींचकर हंसने लगी। अजीत जानता था कि लीला अब क्या कहेगी, और वही हुआ। लीला बोली, इन किताबों से ही शादी कर लेनी थी तुम्हें। फिर बोली, बेकार में मुझे यहां लाने की क्या जरूरत थी? ऐसी ही 2-4 बातें लीला ने और कहीं। अपनी मोहब्बत की सारी बातें कहकर वो हंस रही थी और देख रही थी कि क्या वो पति को थोड़ी चोट पहुंचा पाई है। वो सोच रही थी कि इस तरह हंसकर शायद वह अजीत को हरा देगी, और शायद अजीत अपनी गलती समझेगा कि वो पत्नी को छोड़कर किताबों में मन लगा रहा है। अजीत सोच रहा था कि जब भी वो बेमतलब का कोई काम लेकर बैठता है, तब लीला यही हथियार इस्तेमाल करती है। उसने जीवन भर की अक्ल इन्हीं बातों की धार तेज करने में लगा दी है, लेकिन फिर भी ये बातें जरा भी तीखी नहीं थी। भला कैसे होती? लीला के दिल में व्यंग्य का जहर बिल्कुल नहीं है। वो कभी कठोर या निर्मम नहीं हो सकती। वो हमेशा माफ करने को तैयार रहती है, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लीला की लगातार हंसी सुनकर अजीत सिर झुकाए सोच रहा था, ये हंसी अजीत को चुभने के लिए ही बनी है। सचमुच ऐसी तर्कहीन और बेबस हंसी किसी को भी बेच सकती है। समय बीतता जा रहा था। लीला अब चिढ़कर और बेचैन होकर बोली, तुम कर क्या रहे हो? देख ही रहे हो, पढ़ रहा हूं। बहुत पढ़ चुके? हाँ, पढ़ तो लिया है। रात बहुत हो गई है, होने दो। अब भी पढ़ोगे? अजीत ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। कब तक? काफी देर तक। लीला ने तकिए पर सिर रख लिया, करवट लेकर दीवार की ओर मुंह करके जैसे वह उससे ही शिकायत कर रही हो। बोली, कितनी बार कहा कि कहीं घुमाने ले चलो। नाव की सैर तो बहुत दूर की बात है, एक दिन गाड़ी में बिठाकर भी कहीं ले जाते तो बात थी। थोड़ा रुककर बोली, राम, क्या किसी का दम नहीं घुटता? 24 घंटे बस ये दीवारें और दीवारें, काम और काम। फिर आगे कहा,
खुद तो रात के 12 बजे घर लौटते हो और फिर किताब लेकर बैठ जाते हो। अगर पूछूं कि क्या पढ़ रहे हो तो सुनकर खिलखिलाकर हंस दोगे। अगर मैं इतनी ही मजाक का पात्र हूं और बेकार की चीज हूं तो मुझसे शादी क्यों की थी? जानती हूं, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे अब पत्नी भी नहीं समझते। ये सब मैं बहुत पहले ही समझ चुकी हूं। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। लीला उठकर बैठ गई। वह जोर से बोली, क्यों मैं बेकार में तुम्हारी जिंदगी का बोझ बनूं? अजीत फिर भी टस से मस नहीं हुआ। लीला ने किंचित गुस्से में पूछा, सुन रहे हो क्या? क्यों मैं तुम्हारी जिंदगी का कूड़ा बाढ़ बनूं? किसने कहा कि तुम मेरी जिंदगी का कूड़ा हो? झूठ मत बोलो, क्या मैं वैसी नहीं हूं? अजीत ने सिर हिलाया। नहीं, झूठ मत बोलो, क्या मैं नहीं हूं? अजीत बोला, क्या कह रही हो? लीला बोली, तुम बस मुझसे बचना चाहते हो, मैं समझ गई हूं। अजीत ने मजाक में पूछा, क्यों बचना चाहूंगा? चाहते हो, मैं जानती हूं। तुम्हें लगता है कि मेरे भीतर कुछ भी नहीं है, वरना भला कोई इतनी रात गए घर लौटता है और लौटकर पत्नी को लाड करने के बजाय पढ़ने बैठ जाता है? अजीत बोला, ये किताब रहने दो। क्या कोई पति अपनी पत्नी से ज्यादा किताब को प्यार करता है? पतियों की उस विशाल और भयानक दुनिया के बारे में लीला की टिप्पणी सुनकर अजीत को बहुत हंसी आ रही थी। 1-2 मिनट इस नादान वधू की दुनिया से दूर मन ही मन चक्कर काटकर अजीत वापस लौटा और बोला, किसने कहा कि मैं किताब को तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं? तो फिर घर लौटकर किताब लेकर क्यों बैठ जाते हो? क्या करूं? क्यों? क्या मैं नहीं हूं? तुम तो हो ही, मेरे दिल में स्वर्ग बनकर। सच कहो, मजाक मत करो। सच कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। लीला ने थोड़े सुकून के साथ कहा, फिर मुझे प्यार क्यों नहीं करते? प्यार वो तो मच्छरदानी के भीतर जाकर होगा, तो आते क्यों नहीं? अजीत बोला, पहले ये किताब पढ़ लूं। लीला अधीर होकर बोली, अब कितने पन्ने बचे हैं? बहुत है। कितना समय लगेगा? काफी समय। उसके बाद आओगे? क्यों नहीं आऊंगा, ये किताब तो कल भी पढ़ सकते हो, कल इसे वापस करना है। लीला थोड़ी देर खामोश रही। अजीत पढ़ रहा था। लीला बिस्तर से उतरी और बोली, तो फिर मैं चोटी गूंथ लेती हूं। उसने पति के गले लगकर कहा, समझे, चोटी गूंथ लेती हूं तब तक। अजीत बोला, गूंथ लो। दीवार पर एक बड़ा सा आईना टंगा था। लीला बोली, बत्ती थोड़ी इधर खिसकाओ तो। अजीत ने बत्ती नहीं हटाई। तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं। अजीत ने अपनी कुर्सी थोड़ी घुमा ली। चोटी गूंथने के बाद भी लीला काफी देर तक बैठी रही। बिस्तर के एक कोने पर चोटी गूंथे हुए किसी छोटी बच्ची की तरह झूलती रही। डर के मारे या हैरानी में या फिर जीवन की उस गहरी थकान के कारण, सचमुच इस लड़की की जिंदगी में कितनी गहरी उदासी है। अजीत किताब के पन्नों पर नजर टिकाए सोच रहा था कि इस लड़की की जान जैसे किसी अकेले कुत्ते की तरह है, जो सूखे पत्तों के पीछे भागता है, तितली देखकर भौंकता है और आसमान के खामोश चांद को निहार कर बेबस होकर लौट आता है। उसका कोई मालिक नहीं है, जीवन में कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं। सारा दिन बस पेड़ की टहनियों की सरसराहट है, धूल उड़ रही है और पत्ते झड़ रहे हैं। लोगों की उम्मीद, प्रेम, नफरत और मौत की दुनिया बन रही है और उजड़ रही है, पर जैसे उसका कोई काम नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई दिशा नहीं। काम तो लीला के पास बहुत है, सुबह से देर रात तक घर के वही नीरस काम, पर वो सब बस बेजान मांसपेशियों की हलचल मात्र है। प्रेम का एक भी काम उसके हाथ में नहीं है। अजीत उसे कोई हुक्म नहीं देता, अपनी कोई इच्छा नहीं बताता। सच तो यह है कि वह इस लड़की से पूरी तरह ऊब चुका है। बिन मालिक के कुत्ते जैसी है इस शादीशुदा जोड़े की जिंदगी। वो सूखे पत्तों के पीछे भाग रही है, जुगनू देखकर भौंक रही है और आसमान के खामोश चांद को निहार कर बेबस होकर लौट रही है। अजीत ने सिर झुकाकर गहराई से सोचा। कुर्सी घुमाकर उसने लीला की ओर देखा। वह चोटी गूंथे हुए बैठी थी। चेहरा इतना सुंदर नहीं था, शायद बदसूरत ही था। दुबली, पस्त, एक छोटी बच्ची जैसी लग रही थी वह। पैर झूल रहे थे, चोटी हिल रही थी और वो फटी आंखों से किताबों और रोशनी की ओर ताक रही थी। उसके मन के भीतर जैसे कोई सम्मान और डर का मिलाजुला भाव था।
जैसे वो अजीत की अपनी बेटी भी हो सकती थी। अजीत का मन करुणा और वात्सल्य से भर उठा। किसी पिता की नजरों के सामने वह जैसे सिमट कर बैठी थी। अजीत बोला, लीला। वो वधू लगभग सो चुकी थी। अजीत की आवाज सुनकर उसने आंखें खोली। अजीत बोला, जाओ अब और मत बैठो, सो जाओ। लीला ने पूछा, तुम्हारा हो गया? नहीं। तो फिर और कुछ नहीं। अजीत ने कुर्सी फिर से मेज की ओर घुमा ली। थोड़ा समय और बीता। लीला बोली, मेरठ से तुम मुझे क्या क्या लिखते थे? क्या लिखता था? यही न कि शादी करके मुझे रोज चांदनी रातों में नाव पर बिठाकर घुमाओगे, ऐसा लिखा था। लिखा नहीं था क्या? 100, 150, 200 बार लिखा था। ये मान लेना सही नहीं होगा कि अजीत सब भूल गया है, उसे सब याद है, पर चांदनी की वह जादुई दुनिया बहुत पहले उसके लिए खत्म हो चुकी है। वो विवाह को नहीं समझ पाया था। उस समय शादी करके और अपनी अक्ल लड़ाकर उसने सब कुछ जान लिया था, बिल्कुल सब कुछ। मुमताज से शादी करता तो भी वह ताजमहल नहीं बनवाता। यहां तक कि 14 रातें चांदनी में नौका विहार करने के बाद पूर्णिमा की रात को वो फिर नाव पर जाता या नहीं, इसमें संदेह है। क्या है? कुछ भी तो नहीं इस विवाह के भीतर। विशेष रूप से स्त्री पुरुष के लगातार लंबे साथ के बाद वधू जैसा कोई आकर्षण नहीं बचता। पति जैसी भी कोई चीज नहीं रह जाती। लीला के साथ उसे लगातार 2 साल रहना पड़ा है, दिन दर दिन और रात दर रात। भले ही किसी दिन इस लड़की के लिए अजीत के मन में कोई मोह रहा हो या प्रेम, अब इस शुभ मुहूर्त में दया के अलावा और क्या बचा होगा? और अगर पल बुरा हो तो मनहूस नफरत भी भड़क सकती है। लीला बोली, सिर्फ लिखना ही जानते थे। मेरठ कैंटोनमेंट का इतना बड़ा पता था। मैंने सोचा न जाने क्या होगा। जाहिर है कि ये कड़वी बातें लीला की समझ से बहुत दूर है। उसके मन में ऐसे किसी अर्थ या उद्देश्य का निशान तक नहीं है। वह विवाह या अजीत से जरा भी उबी नहीं है, बल्कि वो अक्सर सोचती है कि उसका पति कितना गुणवान है। पैसा नहीं कमा पाता तो क्या हुआ, पर है तो बहुत ज्ञानी। विद्वान पति की पत्नी होने का गौरव लीला के भीतर इतना गहरा है कि वो कभी कभी हकीकत के किनारे जा खड़ी होती है। आसमान के अनगिनत तारों की चमक के बीच वो खुद को एक निस्वार्थ और बेघर जुगनू की तरह मानती है। हमेशा एक जुगनू की ही छवि इस लड़की के जीवन में बसी रहती है। लीला बोली, नाव तो दूर की बात है, अपनी मां के डर के मारे तुम आज तक मुझे एक दिन गाड़ी में बिठाकर घुमाने भी नहीं ले जा सके। लेकिन गाड़ी में बैठकर तुम कहाँ जाती? लीला बोली, दिवाली के दिन तुमसे कहा था, चलो एक गाड़ी किराए पर लेकर शहर देख आते हैं, पर तुमने सुना। सुनोगे भी क्यों? मैं तुम्हारी हूं ही कौन? लीला ने सिर हिलाते हुए कहा, गाड़ी में क्या कोई कहीं नहीं जाता? कोई नहीं जाता है ना? वो थोड़ा प्यार तो करती है, पर पति को बहुत परेशान करती है। वह अजीत को नहीं समझती कि उसे कितना चिढ़ा रही है। अजीत को काफी देर से पढ़ने में बाधा मिल रही थी। किताब के ढेरों पन्ने धुंधले पड़े थे। आंखों में आज नींद नहीं थी और अच्छी पढ़ाई हो सकती थी। उसके जीवन के लिए ये किताब इस समय सबसे ज्यादा जरूरी थी। अजीत से शादी करने के बाद लीला जैसे उस पर हावी हो गई है और बहुत गलत तरीके से उसे जकड़ रही है। विवाह के इस बेतुके अत्याचार को वह क्यों सहे? मन ही मन तो वह विवाह को मानता ही नहीं और पत्नी को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। फिर भी महीनों से ये असहज बोझ उसे ढोना पड़ रहा है। गाड़ी, बोट एक्सकर्शन, घूमना, घर से बाहर जाने में रोक, घर के भीतर भी टोक, लिखने पौने और सोचने में हर समय एक अजीब सी बेबसी उसके दिल में भर गई है। उसका हृदय बहुत बेचैन है और वह यह जानता है। वह चिढ़ को अपने मन के भीतर ही पालता है और लीला को भनक तक नहीं लगने देता। खुद को थोड़ा संभाल कर अजीत बोला, इन 3 महीनों में अपने मायके तो तुम खूब घूम कर आई, लेकिन मेरठ से क्या तुमने यही लिखा था? क्या मुझे मायके के भरोसे छोड़ा था? ये तो सच है कि उसने ऐसा नहीं लिखा था, पर मेरठ की वह जिंदगी, वो कब की थी? जैसे पिछले जन्म की बात हो। अजीत को आज की जिंदगी के साथ उसका कोई जुड़ाव नहीं दिखता। लीला बोली, तुमने बहुत बढ़ चढ़कर मेरी जिम्मेदारी ली थी, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वो सब तुमने लिखा था। अजीत बोला, रहने दो। लीला आहत होकर चुप हो गई। 1-2 मिनट तक वो टेबल लैंप की ओर फीकी नजरों से देखती रही और बोली, ठीक है, घूमने की बात नहीं करूंगी,
पर तुमने लिखा था कि मुझे अंग्रेजी पढ़कर सुनाओगे, और अगर मुझे समझ न आए तो सारी कहानियां हिंदी में सुनाओगे। वे प्यार दुलार के दिन कहाँ गए? अनातोले फ्रांस की मदर ऑफ पर्ल मेज से निकालकर अजीत बोला, ये रही अंग्रेजी कहानियों की किताब, और ये रही एक कहानी। लेकिन ये कहानियां भला मैं तुम्हें क्या सुनाऊं? तुम क्या समझोगी? एक मासूम पंछी की तरह गर्दन हिलाकर लीला बोली। नहीं समझूंगी। अजीत बोला, ये सब होपलेस। क्यों नहीं समझूंगी? अंग्रेजी तो मैं समझती हूं। फिर भी ये अंग्रेजी नहीं समझोगी, और फिर इन ख्यालों की दुनिया से तुम बहुत दूर हो। एक कहानियों की किताब ही तो है। हां, कहानियों की। तो कहानियों में कैसा ख्याल? यही तो बात है। अजीत हंसने लगा। उसने अनातोले फ्रांस की किताब बंद कर दी और रख दी। बत्ती की रोशनी थोड़ी तेज की। लीला बोली, तुम्हारे सारे काम जैसे पत्थर दिल हैं। हवा से अजीत की किताब के पन्ने उलट पलट गए थे। वह ढूंढ रहा था कि कहां तक पढ़ा था। लीला बोली, पत्नी के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? एक कहानी सुनना चाहती हूं। पढ़कर सुना दोगे तो क्या हो जाएगा? अजीत एकदम रूखा होकर बोला, नहीं। उसे बड़ा सुकून मिला, जैसे उसने कांटों से इस जिद करने वाली लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। पर एक कांटा भी उसे नहीं चुभा। लीला तुरंत बोली, नहीं कह देने से क्या होता है, पढ़कर सुनाओ। देखो जरा मैं कैसे नहीं समझती। अजीत थककर लीला की ओर देखने लगा और बोला, अच्छा सुनो। उसने मेज से किताब उठाई और थोड़ा सा पढ़ा, फिर लीला से पूछा, क्या समझी? लीला बोली, लेकिन कहानियों की किताब ऐसी तो नहीं होती। लेकिन ये कहानियों की ही किताब है। क्या सारी कहानियां ऐसी ही होती हैं? अजीत ने दूसरी किताब से थोड़ा और पढ़ा। लीला बोली, सारी किताबें बस यही हैं। इतनी अशिष्ट, अश्लील और पेचीदा, सिर पैर का पता ही नहीं। यही है तुम्हारी किताबें। अजीत की आंखें किरकिरा रही थी। आंखों पर हाथ फेरते हुए बोला, हां, इन्हीं के साथ तुम रातें बिताते हो। सोच रहा हूं तुम्हारी बेवा होने तक बिताऊंगा। लीला तकिया लगाकर फिर लेट गई। सुपारी के कई टुकड़े तकिए के पास गिरे थे। उन्हें उठाकर वह चबाने लगी और सोचने लगी, आखिर क्या करने से क्या होगा? वह दुनिया की कहानियों और कल्पनाओं से बहुत दूर है। पति के ख्यालों की जिंदगी से भी वो कितनी कटी हुई है। पति उसे पाकर भला क्यों संतुष्ट होगा? यह सोच उसे चैन से लेटने नहीं दे रही थी। जो नींद आई थी वो किसी घायल पंछी की तरह दम तोड़ गई। लीला उठकर बैठ गई। सुपारी के टुकड़े चबाकर वो जिंदगी का तालमेल बिठाने की कोशिश करने लगी, पर सब उलझ रहा था। वो बड़ी बेब्सी से मेज पर रखी किताबों की ओर देखने लगी। काफी समय और बीत गया। मच्छर काट रहे थे और रात बड़ी उमस भरी थी। आखिरकार लीला बोली, अगर यही बात थी तो मेरठ से हर खत में इन किताबों की कहानियां सुनाने की बात क्यों लिखते थे? अजीत बोला, उन दिनों एक मोह था। किस पर? पुरुष और स्त्री के विवाह के इस बंधन पर। लीला को ठीक से समझ नहीं आया। उसने अजीत से पूछा, क्या कहा तुमने? अजीत बोला, कुछ नहीं। काफी देर तक अजीत की बात को समझने की कोशिश करने के बाद लीला बोली, क्या तुम्हें विवाह एक मोह जैसा लगता था? हां, और मैं? तुम भी। पर कहां? तुम्हारे भीतर तो अब उस मोह का कोई निशान भी नहीं दिखता। मैं मोह में पड़ने वाला आदमी ही हूं। एक बार भूल टूटती है, फिर भूलता हूं, पर लगता है इस बार सही चीज पकड़ी है। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारी बेवा होने तक इन्हीं किताबों को खंगालते हुए अपनी जिंदगी फूंक दूंगी। अजीत खामोश हो गया। लीला ने अब कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन अजीत को अभी बहुत कुछ कहना था। वह बोला, तुम्हारे साथ विवाह तय होने के बाद जब मैं मेरठ कैंटोनमेंट गया था तो अपने साथ ढेरों किताबें ले गया था। दिन रात किताबें पढ़ना, सिगरेट फूंकना और तुम्हें पत्र लिखना ही मेरा काम था। वह मेरे जीवन का बहुत ही एकाग्र समय था। अब मैं किताबों से बस स्वाद बटोरता हूं। अक्सर अपने दिमाग से अजीत कहीं एक सिगरेट ढूंढ रहा था। वो ज्यादा नहीं पीता था, पर अभी उसे इसकी जरूरत महसूस हुई। दराज टटोलते हुए उसने कहा, जीवन में मैंने सिर्फ एक बार प्रेम किया है। उसे सिगरेट का एक पैकेट मिल गया जिसमें कोई 5 सिगरेट थी। अजीत बोला, मेरठ कैंटोनमेंट
में ही मैंने जीवन में उस एक बार प्रेम को महसूस किया था। वे किताबें, तुम्हारे पत्र और मेरठ के काम के बीच मिले खाली समय में तुम्हारे पत्रों को हजारों बार हजारों तरह से पढ़ना। लीला ने काफी देर रुककर पूछा, क्या तुमने सिर्फ एक बार ही प्यार किया? सिर्फ एक बार? कितने समय के लिए? जब तक मेरठ में था। यहां आने के बाद, यहां आकर मैं एक तर्कसंगत और व्यावहारिक इंसान बनने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? यही होता है। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? अजीत बोला। वाह, लीला ने जोर देकर कहा। नहीं, सच बताओ। सच ही कह रहा हूं। एक व्यावहारिक इंसान की तरह तुम्हारे लिए बोध, फीलिंग रखता हूं। बोध? हां, इसका मतलब? अजीत ने एक सिगरेट सुलगाते हुए कहा। इसका मतलब तुम रोज ही अनुभव कर रही हो। उसने सिगरेट जलाई। लीला बोली, शायद तुम सबके लिए ही ऐसा बोध रखते हो। एक व्यावहारिक इंसान की तरह। अजीत बोला, रखता ही हूं। लीला ने फिर पूछा, क्या पत्नी को अलग नजरों से नहीं देखते? अजीत बोला, हर इंसान दूसरे से अलग है और मैं सबको अलग नजरों से ही देखता हूं। लीला आहत होकर बोली, मुझे कष्ट मत दो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अजीत बोला, तुम्हारी जगह कोई और भी हो सकता था और मैं उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव करता जैसा तुम्हारे साथ कर रहा हूं। लीला बोली, लेकिन इस बर्ताव से मुझे सुख नहीं मिलता। तुम्हें सुख चाहिए, कम से कम शांति तो चाहिए। क्या नहीं मिल रही? लीला बोली, कैसे मिलेगी? दिन दर दिन तुम इतने विमुख होते जा रहे हो। अजीत बोला, कोई किसी के मोह में हमेशा अंधा होकर नहीं रह सकता। शाहजहां भी अगर 50 साल और जीता तो शायद ताजमहल कभी न बनता, और अगर बन भी जाता तो शायद अपनी नई बेगम के हुक्म पर उसे तुड़वा देता। जीवन में जो लोग भटकते रहते हैं उनकी यही गति होती है। क्या तुम मुझे वैसा ही देखना चाहती हो? तो फिर मैं अब तक कोई नया प्रेम ढूंढ चुका होता। किसी नई स्त्री के साथ बातों के सिलसिले जोड़कर सारी नई किताबें पढ़ता, नई चीजें देखता और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता। क्या तुम्हें वो ज्यादा अच्छा लगता लीला? लीला ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। वह तो और भी भयानक दर्द होता। उससे तो यही अच्छा है कि मैं किसी नए प्रेम में व्यस्त नहीं हूं। मैंने प्रेम और स्त्री के हर रूप को समझ लिया है। सब पुराना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। एक व्यावहारिक इंसान की तरह मैं किसी को स्नेह करता हूं, किसी के लिए ममता महसूस करता हूं और कोई मेरी दया का पात्र होता है। किसी पर तरस आता है तो किसी से घृणा होती है, पर अब मोह और प्रेम नहीं बचा। लीला बोली, फिर मेरे लिए ऐसा क्यों रहा? सिर्फ मेरे लिए? हां, अजीत बोला, मैं इस प्रेम को नष्ट भी कर सकता हूं। लीला सिहर उठी। अजीत बोला, पर इसमें बहुत समय लगता है और मेहनत भी बहुत है। सिगरेट का कश लेकर वह बोला, पति पत्नी का रिश्ता भी इसी समझ पर होना चाहिए। सच तो यह है कि बहुत से दाम्पत्य इसी बुनियाद पर टिके हैं। यहां तक कि सबसे कट्टर जोड़े भी मन ही मन सोचते हैं कि काश ये बंधन टूट जाए, पर आखिर तक साथ निभाते हैं। अजीत थोड़ा रुककर बोला, इसमें भला है या बुरा मैं नहीं जानता, क्योंकि उधर ही इंसान के जीवन के दुख और समस्याएं खड़ी हैं। सिगरेट का टुकड़ा फेंकते हुए वह बोला, मैं भी शायद अंत तक साथ निभाऊंगा, क्योंकि लीला को छोड़कर किसी नवेली लीला को अपनाने से जीवन के दुख नहीं मिट जाएंगे। जीवन सिर्फ दाम्पत्य ही तो नहीं है, जीवन और भी बहुत कुछ है। एक और सिगरेट निकालते हुए अजीत बोला, दाम्पत्य में तुम भी वही हो और कोई दूसरी भी वही होगी। नूरजहां, मालविका, महाश्वेता सब एक ही है, या तो रूप या फिर बुद्धि या फिर स्त्री का वह रक्तमांस। इनमें से कोई एक या सब मिलकर इंसान को कितने दिन तृप्त रख सकते हैं? इंसान की रूह ऐसी बनी है कि आज वो खलीफा है, कल फकीर, परसों एक पंछी, या फिर आज बंदर, कुत्ता और कल फकीर, और परसों फिर से खलीफा बन जाए, तब भी उसकी तृप्ति और उसका दुख एक जैसा ही रहेगा। जो लंपट आज घर के भीतर तृप्त नहीं है, वो कल हरम के भीतर भी नहीं होगा। तृप्ति है कहा? क्या तुम्हारी जगह अगर जॉर्ज सैंड होती तो मुझे तृप्ति मिल जाती। अजीत ने काफी देर तक खामोशी से सिगरेट पी, फिर बोला, मैं इस हाल में ठीक हूं। एक ऐसी पत्नी जो बिना प्रेम के किसी मायने को नहीं समझती, पति के लिए जिसका शरीर हमेशा समर्पित है और जो यकीनन सती रहकर आखिरी दिन तक साथ निभाएगी। सिगरेट की राख झाड़कर अजीत बोला,
इस वजह से न जाने कितनी जिंदगियों की भूख मर गई। तुम कुछ नहीं जानती लीला, न जाने कितनी समृद्ध जिंदगियां बर्बाद हो गई। पर वो असफलता मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक गहरी सार्थकता है। दुनिया के ज्यादातर पतियों का जीवन भर अपनी पत्नी के शरीर पर रत्ती भर भी अधिकार नहीं होता। अजीत का मन एक असीम संतोष से भर उठा। सिगरेट का बचा हुआ टुकड़ा मेज पर रखकर अजीत बोला, दाम्पत्य का आनंद सिर्फ पति पत्नी के दिल और दिमाग के तालमेल में नहीं है, बल्कि शरीर के उस बेधड़क और गहरे जुड़ाव में भी बहुत कुछ है। अजीत ने एक और सिगरेट निकाली पर उसे मेज पर ही रहने दिया। किताब खुली पड़ी थी। 200 पन्ने पढ़ लिए थे, बाकी के 300 पन्ने उसे किसी प्यासे की तरह खींच रहे थे। पर एक पल में ये सब बातें तुच्छ हो गई। लीला अपनी गहरी आंखों और भरे हुए अस्तित्व के साथ वहीं बैठी थी। अजीत ने बस चाहा और लीला का पूरा अस्तित्व जैसे उसके अधिकार में आ गया। दुनिया के न जाने कितने प्रतापी राजा, कितने विजेता सेनापति और कितने भावुक कवि अपनी नीरस और उदासीन पत्नियों के हाथों पड़कर वैवाहिक जीवन में बर्बाद हो गए। पर अजीत की पत्नी वैसी नहीं है। रोशनी मध्यम हुई और बुझ गई। अंधेरी मच्छरदानी के भीतर वह और लीला थे। जीवन जिस प्रवाह के दम पर आज भी जिंदा है, उसी विशाल समुद्र की लहरों के बीच इस कहानी के बंधन से मुक्त होकर वे दोनों पूरी तरह बह निकले। समाप्त।